लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे एफडब्ल्यू रिक्स के बारे में। रिक्स के बारे में शुरू करने से पहले मैं एक चीजें बताना चाहता हूं कि जैसे कि चैपमैन ने रिक्स को क्रिटिसाइज किया था कि रिक्स शुड हैव प्रीच्ड हिज ओन डिक्शनरी टू डिफाइन हिज टर्म्स। कहने का मतलब कि रिक्स ने ऐसे ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल किया है नेचुरल साइंस से जो टर्म उठा के, जैसे फ्यूज, प्रिग्मेटिक, डिफ्रैक्टेड, ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। और भी काफी टर्मिनोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया है जो कि समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको ध्यान देना होगा, लेक्चर के लास्ट तक सुनना होगा किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे है, क्योंकि समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। फिर भी शुरू करते हैं। तो रिक्स का जन्म जो हुआ था वो चाइना में हुआ था 1917 में, और इनको चेयरमैन बनाया गया था कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप का, कैग का। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दूसरे कंट्रीज में जाके वहाँ का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, क्या कमियां हैं, को देखने के लिए एक कैग ग्रुप का निर्माण किया गया था यूएस में। तो इसके वो पहले चेयरमैन थे। इनको पायनियर में बोला जाता है, डिस्कसिंग इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सीपीए। अब पायनियर क्या होता है कि जो जिस चीज का शुरुआत करता है, जो पहला जो नींव रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं पायनियर। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने का श्रेय इनको जाता है। ऐसा नहीं है कि इकोलॉजिकल अप्रोच इन्हीं के द्वारा लगाया गया था, बहुत सारे पहले भी ऑथर थे, लेकिन इनका जो है अप्रोच सीपीए में इस इकोलॉजिकल अप्रोच को लगाने का इनका पहला ये जाता है। उनको पहला प्राइम मूवर भी बोला जाता है सीपीए के, यानी कि इनिशियल स्टेज में जब सीपीए को एक्सटेंसिव स्टडी करनी थी जब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इनका योगदान काफी सराहनीय है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जो कि काफी फेमस है। जैसे पहला इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 में आया था। प्रिज्मेटिक सोसाइटी अप्लाइड एंड प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, ये 1975 में आया था। एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज 1964 में, और फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1970 में। तो ये इनका कुछ प्रमुख योगदान है और इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया। अब हम लोग सीधे चलते हैं इनके थ्योरी पे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उनका अप्रोच क्या था। तो हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि इकोलॉजिकल अप्रोच इनका था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इकोलॉजिकल अप्रोच हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले इलेबोरेट स्टडी किया था नॉन वेस्टर्न सिस्टम का। नॉन वेस्टर्न सिस्टम इन द सेंस कि जो भी स्टडी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो बेस्ड थी यूके और यूएसए में, या यूरोप में आप कहिए तो फ्रांस, फ्रेंको जर्मन ट्रेडिशन, और यूएस। जो भी फोकस था पहले वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न सिस्टम पे था, ठीक है। का जो फोकस था वो नॉन वेस्टर्न सिस्टम था। जो डेवलपिंग सोसाइटी थी उसमें क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, उसको इन्होंने देखा था। रिक्स ने सबसे पहले 3 ट्रेंड देखे कि कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी की जा रही है तो शुरुआत से अभी तक 3 ट्रेंड देखने को सामने आया है। सबसे पहला ट्रेंड है नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल, यानी कि पहले जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी किया जाता था वो नॉर्मेटिव था। अब धीरे धीरे इसमें शिफ्ट आ रहा है एम्पिरिकल में। समझते हैं कि नॉर्मेटिव क्या है। तो जो ट्रेडिशनल स्टडी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो डिस्क्रिप्टिव था इन नेचर। डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताता था ये कि ये क्या है, ठीक है, कैसे फंक्शन करता है या कैसे फंक्शन करना चाहिए, लोग कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर का क्या असर होता है। तो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस स्टडी को एम्पेरिकल बनाया। एम्पेरिकल इन द सेंस कि कोई भी आप कंक्लूजन पे पहुंचे वो एक्सटेंसिव फील्ड स्टडी पे बेस्ड हो, यानी कि इन्होंने फील्ड स्टडी कैरी आउट किया डिफरेंट कंट्रीज में और उसके बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचे। तो जो जिसमें फील्ड स्टडी की जाती है, जिसको हम लोग एम्पेरिकल स्टडी बोलते हैं, उसी को हम लोग ये बोलते हैं एम्पेरिकल स्टडी, जिसमें कंक्लूजन जो होता है आपका फील्ड स्टडी पे बेस्ड हो। दूसरा था इडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक। जो पहले स्टडी किया गया था वो इडियोग्राफिक था। इडियोग्राफिक में क्या होता है कि जो भी स्टडी होता है उसका कंसंट्रेशन जो होता है सिंगल एजेंसी और कंट्री पे होता है। जैसे कि हमने देखा कि यूएसए पे ही ज्यादा फोकस रहता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का और कंट्री पे। तो सिंगल एजेंसी पे, या जैसे कि अगर वेबर की हम लोग बात करें तो केवल ब्यूरोक्रेसी पे फोकस था। अगर फेयल की बात करें, अगर टेलर की बात करें तो इनका इंडस्ट्री पे था। तो सिंगल एजेंसी और सिंगल कंट्री पे ज्यादा फोकस था। जबकि नोमोथेटिक स्टडी क्या होता है, ये सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देखता है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बीच में, यानी कि डिफरेंट नेशन में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उन पे ये स्टडी कैरी आउट किया जाता है, जिसको हम लोग नोमोथेटिक स्टडी बोलते हैं। तो जो रिक्स का अप्रोच था वो नोमोथेटिक था, इन सेंस कि वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके डिफरेंट सिस्टम को एक्सप्लोर करते थे। तीसरा है कि जो पहले स्टडी कैरी आउट किया जा रहा था वो नॉन इकोलॉजिकल था, और जो इन्होंने स्टडी कैरी आउट किया वो इकोलॉजिकल स्टडी था।
ठीक है। तो ट्रेडिशनल स्टडी क्या था, कल्चरल बाउंड था। नॉन इकोलॉजिकल कहने का मतलब कल्चरल बाउंड था, एथनोसेंट्रिक था, वेस्टर्न सेंट्रिक था, और जो भी इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन पे उसको नहीं देखा गया था। यानी कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो है उसको कंप्लीटली इग्नोर किया गया था पहले। जबकि इकोलॉजिकल स्टडी में क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी स्टडी कैरी आउट की गई वो मोस्टली क्रॉस कल्चरल थी या क्रॉस नेशनल थी। अगर सीपीए के बारे में देखें तो सीपीए क्या है, क्रॉस नेशनल है और क्रॉस कल्चरल है। इसमें क्या है कि इम्पैक्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट पे और इन्वायरमेंट का इंटर्न ऑर्गेनाइजेशन पे, इसको देखा जाता है। तो इकोलॉजिकल स्टडी क्या है वो धीरे धीरे इस चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे असर करता है और दोनों एक दूसरे पे असर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ये तीन ट्रेंड थे, उनमें से ये जो बाद वाले हैं इन 3 ट्रेंड को चुना, यानी कि इन तीनों अप्रोचेज को चुना उन्होंने अपने स्टडी के लिए। यानी कि इकोलॉजिकल स्टडी किया इन्होंने नॉन वेस्टर्न सिस्टम का 3 टूल की सहायता से। अब वो 3 टूल क्या था, वो 3 अप्रोच थे, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो भी इन्वायरमेंट है उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। अब किसी भी इकोलॉजी के, यानी कि जिस सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। उस इकोलॉजी के 5 कंपोनेंट होते हैं, यानी कि 5 एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कम्युनिकेशन। ये क्या है, ये 5 कंपोनेंट है किसी भी इकोलॉजी के। किसी भी एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वहाँ सोशल सिस्टम होगा, इकोनॉमिक सिस्टम होगा, ठीक है। और ये सारे सिस्टम क्या करते हैं, ये 5 कंपोनेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इनसे कंटिन्यूसली अट्रैक्ट करता है एंड दे बोथ अफेक्ट ईच अदर। इसको हम लोग एक सिंगल वर्ड से बोलते हैं, इसको 2 वे ट्रैफिक बोला जाता है, यानी कि 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है, 2 वे कम्युनिकेशन है। एनवायरनमेंट भी असर करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी एनवायरनमेंट को। दूसरा था इनका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, यानी कि ये स्टडी किए थे उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शंस पे इन्होंने फोकस किया था। स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम फंक्शन को डिस्चार्ज करते हैं। जैसे कैग हुआ तो कैग एक स्ट्रक्चर है और फंक्शन क्या है, ऑडिटिंग। तो क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच में क्या किया जाता है कि स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन पे फोकस किया जाता है। अब देखिए कि एक स्ट्रक्चर के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। रिग ने बोला कि 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के। कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसके 5 फंक्शन होंगे, एक इकोनॉमिक फंक्शन, सोशल फंक्शन, कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक, पॉलिटिकल फंक्शन। ये इससे अलग है। ये इकोलॉजिकल अप्रोच में हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को डिस्कस किए थे ऊपर, ठीक है, ये इस वाले में। लेकिन यहाँ जो है वो 5 क्या क्या फंक्शन कैरी आउट किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर के द्वारा, उस पर डिस्कस किया गया है कि 5 फंक्शन होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक और पॉलिटिकल फंक्शन। यही सारे सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो ये फंक्शन वो डिस्चार्ज करेगा। अब स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच में क्या क्या एनालाइज किया जाता है, अगर ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच रिक्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। पहला करेंगे कि द फंक्शन डेट आर कैरीड आउट इन सोसाइटी बाय एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सोसाइटी में क्या क्या फंक्शन कैरी आउट किया जाता है वो पहला देखा जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में। दूसरा कि स्ट्रक्चर डेट आर रिस्पॉन्सिबल टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन, यानी कि उन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन फंक्शन को कैरी आउट करने में। और कुछ मेथड भी अडॉप्ट करते होंगे वो स्ट्रक्चर्स ताकि इन फंक्शन को कैरी आउट किया जाए। तो वो मेथड जो अडॉप्ट करते हैं इन तीनों चीजों पर फोकस रहता है। यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में 3 चीजों पर फोकस रहता है। क्या, पहला कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या फंक्शन कैरी आउट कर रही है सोसाइटी में। दूसरा स्ट्रक्चर जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और उसका फंक्शन। और तीसरा क्या मेथड वो अपना रहे हैं इन फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। चलते हैं आगे। अब रिक्स ने क्या किया कि इन सबरे अप्रोच को लगाकर उन्होंने पहला अपना मॉडल दिया, ठीक है। उस मॉडल को बोलते हैं हम लोग एग्रेरिया इंडस्ट्रिया टाइपोलॉजी। अब रिक्स का जो आइडिया है, वो जो पहला मॉडल है वो 1956 में आया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि 2 सोसाइटी के बारे में चर्चा की। पहला क्या था, एग्रेरियन सोसाइटी, और दूसरा सोसाइटी था इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एग्रेरियन सोसाइटी पे फोकस किया उन्होंने, तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया इंपीरियल चाइना का, यानी कि बात उस समय की है, कब की है, 1956। तो उस समय चाइना कुछ और होगा, ठीक है। भले आज चाइना डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो, लेकिन उस समय इंपीरियल चाइना को एज ए एग्रेरियन सोसाइटी, इन्होंने एज ए एग्रीकल्चर सोसाइटी माना था। और
उस समय जो यूएसए था उसको इन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी माना था। तो एग्रेरियन इंडस्ट्रियल मॉडल क्या है, जिसमें कि 2 कंट्री को इन्होंने सेलेक्ट किया था और उन दोनों के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनके सोसाइटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनको देखने की उन्होंने कोशिश की थी। ठीक है, तो 2 कंट्री हो गया, चाइना और यूएसए। तो एग्रेरिया में उन्होंने देखा कि कुछ फीचर्स होते हैं और ये फीचर्स कहाँ हम देखने को मिलेंगे, उस समय की चाइना में जो था ये फीचर्स देखने को मिलेगा। चाइना को उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था। ये दिखाता है कि वो सारे जो डेवलपिंग कंट्री थे उनका यही आपको चीजें देखने को मिलेगी, या जो भी एग्रेरिया सोसाइटी है, जो भी बेस्ड है एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में, तो उनमें ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। पहला है स्क्रिप्टिव वैल्यू। ठीक है, स्क्रिप्टिव वैल्यू क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ आपको जो चीजें मिलती हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रेरी। जैसे आपका कास्ट हो गया, किनशिप हो गया, जैसे राजा का बेटा राजा, ये सब क्या है, एक्सक्रिप्टिव वैल्यू है। दूसरा क्या है, पार्टिकुलरिस्टिक, यानी कि एस्क्रिप्टिव वैल्यू से जो चीज जुड़ा है उसको हम लोग पार्टिकुलरिस्टिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल को ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एस्क्रिप्टिव वैल्यू। यानी कि अगर हम पंडित की पूजा करते हैं, ठीक है, और राजा की हर बात मानते हैं, तो ये क्या है, ये पार्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज हैं। यानी कि हम लोग किसी के बर्थ पे या किसी के किनशिप के आधार पे, ठीक है, उसकी जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे उसको हम लोग अगर ट्रीट कर रहे हैं तो वो क्या है, पार्टिकुलरिस्टिक ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है। तीसरा फीचर्स है एग्रेरिया का डिफ्यूज्ड पैटर्न। अब डिफ्यूज्ड पैटर्न का मतलब फंक्शनली डिफ्यूज्ड, ये डिफ्रैक्टेड वाला मत समझ लीजिएगा। डिफ्यूज्ड पैटर्न मतलब फंक्शनली डिफ्यूज्ड। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, एक ही स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन मल्टीपल फंक्शन कैरी आउट करेंगे। एज फॉर एग्जांपल कि एग्रेरिया सोसाइटी में एक ट्राइबल चीफ होगा, वही हेड होगा हर चीज का, माने उसी के आदेश से वहाँ क्या डेवलपमेंट करना है, क्या नहीं करना है, किसको सजा सुनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम देखेगा, जस्टिस डिलीवरी का भी काम देखेगा, टैक्स कलेक्शन का भी काम देखेगा, सब ट्राइबल चीफ ही करेगा। इसीलिए क्या है कि डिफ्यूज्ड पैटर्न देखने को मिलता है, यानी कि सिंगल इंस्टीट्यूशन मल्टीपल फंक्शन आपको कैरी आउट करने को मिलेगा। ठीक है, लिमिटेड सोशल एंड स्पेटियल प्लेस मोबिलिटी, यानी कि जो भी सोसाइटीज होगी वो डिफरेंट सोसाइटी आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगी या ट्रेवल भी नहीं करेगी, उनकी मोबिलिटी भी नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, सिंपल और स्टेबल ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेज होंगे, यानी कि नाई होगा, लोहार होगा, ठीक है, मोची होगा, कुछ भी होगा, तो ये सिंपल ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेज देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे होगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि बहुत सारे स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लेवल्स मिलेंगे सोसाइटी में देखने को, जैसे रिच हो गया, पुअर हो गया, वर्ना सिस्टम हो गया, ये सब क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी कि क्लास भेद आपको देखने को मिलेगा। ये सारे फीचर्स क्या है, ये एग्रेरिया सोसाइटी के फीचर्स हैं। इन्होंने अपने मॉडल में बताया कि ये सारे फीचर्स मिलते हैं एग्रेरिया सोसाइटी में। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रिया जो है उस सोसाइटी में क्या मिलते हैं फीचर्स। तो इंडस्ट्रिया में क्या है, सबसे पहले अचीवमेंट वैल्यू मिलता है। यहाँ क्या था, एस्क्रिप्टिव वैल्यूज, ठीक है, यानी कि बेसिस ऑफ योर बर्थ किनशिप आपको वैल्यू दिया जाएगा, लेकिन यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अचीवमेंट पे आपका फोकस रहेगा। आप सोसाइटी में क्या है वो डिपेंड करेगा कि आपने अपने लाइफ में क्या अचीव किया है। दूसरा है यूनिवर्सलिस्टिक, यानी कि ये पर्टिकुलरिस्टिक था, यहाँ यूनिवर्सलिस्टिक है, यानी कि जो भी लोग हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सब चीजों को छोड़ के ये फोकस दिया जाएगा। तीसरा है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है फंक्शनल स्पेसिफिक, यानी कि हाई लेवल पर ऑफ स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेंगे, यानी कि एक ही फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए, यहाँ डिफरेंट फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए एक ट्राइबल चीफ था, यहाँ एक ही मतलब डिफरेंट फंक्शन होंगे और डिफरेंट फंक्शंस के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे एक डॉक्टर ही होगा तो वो नॉर्मल एक फिजिशियन ना होके वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का अलग होगा, एंडोक्राइनोलॉजी का अलग होगा, हार्ट के लिए अलग होगा, तो ये डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ सोशल मोबिलिटी बहुत कम थी, यहाँ सोशल मोबिलिटी और स्पेटियल मोबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। डिफरेंट ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक तरह का कोहेशन देखने को मिलेगा सब में। उसके बाद क्या है, यहाँ वेल डेवलप्ड ऑक्यूपेशनल पैटर्न होंगे, यहाँ की यानी कि यहाँ सिंपल ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स थे, यहाँ डेवलप्ड ऑक्यूपेशनल पैटर्न मिलेंगे। अगर जूता भी बनाना है तो उसमें डिजाइनिंग का एक अलग होगा, ठीक है, हेयर स्पेशलिस्ट भी है तो वो बाल कलर करने वाला एक अलग होगा, स्टाइल करने वाला अलग होगा, यहाँ बस एक आपका नाई होगा।
तो क्या है कि डेवलपमेंट वेल डेवलप्ड ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स यहाँ देखने को मिलेंगे। एग्रेरिया में डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिला था, बहुत सारे वर्ना सिस्टम टाइप, और यहाँ क्या है, यहाँ इगैलिटेरियन सिस्टम देखने को मिलेगा। इगैलिटेरियन क्लास सिस्टम का मतलब सबको समान नज़र से देखने वाला, उसको बोलते हैं इगैलिटेरियन, यानी कि इक्वलिटी मिलेगी आपको सोसाइटी में देखने को। तो ये इन्होंने पहला मॉडल जो दिया था एग्रेरिया इंडस्ट्रिया, उसमें दोनों सोसाइटी के इन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे। अब इनके जो फीचर्स थे, इनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला कि आपने दो आइडियल स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ठीक है, यानी कि एक तरफ आपने एग्रीकल्चरल सोसाइटी दिखाया है और एक तरफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी दिखाया है, इनके बीच का क्या। तो 1957 में रिग्स ने एक नया इक्विलिब्रियम मोड ऐड किया, ठीक है, ट्रांजिशिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी को, जो एग्रेरिया से इंडस्ट्रिया की तरफ जा रहे हैं, उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक को इसमें दिखाया गया था, यानी कि ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। जस्ट यही रिग्स ने बोला था कि एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया के बीच में भी एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग ट्रांजिशिया बोलते हैं, जो कि डेवलपिंग है, जो ट्रांजिशन फेज में है। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म हुए, एग्रेरिया ट्रांजिशिया मॉडल की, इंडस्ट्रिया मॉडल के कुछ क्रिटिसिज्म हुए, जिसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म था कि ये ट्रांजिशनल सोसाइटी की स्टडी में हेल्पफुल नहीं है, यानी कि इसका फोकस केवल है एग्रीकल्चरल सोसाइटी पे और इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे, बीच वाले पे इसका फोकस नहीं है। दूसरा क्या है कि ये मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड करता है मिक्स्ड सोसाइटी कैसे काम करते हैं उनको जानने का, ठीक है, यानी कि एक मिक्स सोसाइटी में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मिक्स सोसाइटी में दोनों के फीचर्स आते हैं, एग्रेरियन के भी फीचर्स आते हैं, इंडस्ट्रियल के भी फीचर्स आते हैं। तो बीच वाले को कैसे एनालाइज किया गया, इसमें ये नहीं बताया है। तीसरा इन्होंने बोला था कि ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है एग्रेरिया से इंडस्ट्रिया के बीच में, जो कि ट्रू नहीं है। इन्होंने बोला कि सबसे पहले सोसाइटी एग्रेरिया रहेगी, फिर ट्रांजिशिया आएगा, फिर उसके बाद इंडस्ट्रिया में तब्दील होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यही यूनिडायरेक्शनल हो, यानी सेम डायरेक्शनल में न हो सकता है कि जो कोई ट्रांजिशिया से एग्रेरिया पे भी आ जाए। जैसे बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्री को आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें देखिएगा कि मिलिट्री कूप वगैरह हुआ या फिर से मोनार्की सत्ता पे है, तो वो क्या है, वो ट्रांजिशिया भी है, लेकिन वापस फिर उसका डिक्लाइन हो गया, वो एग्रेरिया पे आ गया। तो सोसाइटीज बैकवर्ड भी जा सकती हैं, डेवलपमेंट से पीछे भी हट सकती हैं। वेनेजुएला हुआ, तो ये सब क्या है, आपको इसमें क्या है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि हमेशा ट्रू नहीं है। चौथा इनका क्रिटिसिज्म हुआ कि मॉडल जो है वो ज्यादा फोकस दे रहा है कि सोशल इन्वायरमेंट क्या है उसके एनालिसिस पे, यानी कि इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे कम फोकस है। आपने देखा ही पिछले स्लाइड में कि इन्वायरमेंट पे ज्यादा, सोसाइटी पे ज्यादा फोकस था, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा बहुत कम हुई थी। तो ये जो मॉडल है इनका, वो ज्यादा फोकस करता है किस पे, एनवायरनमेंट पे ज्यादा फोकस करता है, सोसाइटी पे ज्यादा फोकस करता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे कम फोकस करता है। अब इन्हीं सब क्रिटिसिज्म के बाद रिग्स फिर दूसरा मॉडल लेके आते हैं, उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद क्या करते हैं कि रिस्क नया मॉडल लेके आते हैं जिसको बोला जाता है फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड मॉडल। अब ये मॉडल कब लाते हैं, 1959 में। क्यों मॉडल लाते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म देना पड़ा था, लोगों ने एग्रेरिया इंडस्ट्रिया को बहुत सारा क्रिटिसाइज किया था, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। तो ये फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड मॉडल लेके आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड ये तीनों आइडियल मोड्स हैं, ठीक है। आइडियल मोड्स करने का मतलब कि हर चीज आइडियल नहीं होता। अगर हम बोल रहे हैं कि फ्यूज सोसाइटी है, अगर एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, तो जरूरी नहीं कि 100% वहाँ एग्रीकल्चर ही हो, या ट्रेडिशनल सिस्टम हो, या कास्ट सिस्टम हो, वर्ना सिस्टम हो, और कबीले का सरदार हो, वैसा कुछ नहीं है। आइडियल वो जो बोल रहे हैं कि वो आइडियल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता ही होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारा हाइपोथेटिकल एजम्पशन लिया, यानी कि इन्होंने एज्यूम किया कि फ्यूज सोसाइटी में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और इन दोनों के आधार पे इन्होंने एनालाइज करना चाहा किसको, प्रिज्मेटिक सोसाइटी को। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। इन्होंने नेचुरल साइंस से ये मॉडल लिया था। अब नेचुरल साइंस में क्या होता है कि जब भी सिंगल रे ऑफ लाइट को आप एक प्रिज्म से गुजारते हो, तो ये क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, और एक सिंगल व्हाइट लाइट आपको 7 कलर में बढ़ जाता है। तो वही है यहाँ पे फ्यूज एक सोसाइटी है, ठीक है, वो प्रिज्मेटिक एक ट्रांजिशन है बीच का, और डिफ्रैक्टेड में क्या है, वो और ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया। यानी कि अगर इसको बोलें तो हम लोग ये क्या है, फ्यूज सोसाइटी किसको एज्यूम करता है, ये प्री हिस्टोरिक जो सोसाइटी है, यानी पुराने सोसाइटी को फ्यूज्ड मानते हैं। प्रिज्मेटिक क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज है, और डिफ्रैक्टेड क्या है, ये डेवलप हो चुके हैं।
ठीक है। तो ये जो मॉडल इन्होंने दिया था उसका बेसिस क्या था? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। उन्होंने बोला था कि फ्यूज सोसाइटी में सिंगल स्ट्रक्चर कैरी आउट मल्टीपल फंक्शन, एक ही स्ट्रक्चर मल्टीपल फंक्शन कैरी आउट करता है। तो जैसे देखिए सिंगल रे ऑफ लाइट आपको देखने को मिल रहा है ना यहाँ, तो यानी कि एक ही जो ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जो स्ट्रक्चर रहेगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन, उसके मल्टीपल फंक्शंस होंगे, ठीक है। उसके बाद डिफ्रैक्टेड में क्या होगा कि सेपरेट जो स्ट्रक्चर होंगे वो सेपरेट फंक्शन कैरी आउट करेंगे। अब यहाँ आपको बहुत सारी लाइट देखने को मिल रही है डिफ्रैक्टेड में, तो यहाँ क्या है, सेपरेट इंस्टीट्यूशन है सेपरेट फंक्शंस के लिए। और इनके बीच में क्या होता है, प्रिज्मेटिक होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होता है जैसे अपना इंडिया। ये इसमें क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दोनों सोसाइटी के, फ्यूज्ड के भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे आपको और डिफ्रैक्टेड के भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे। तो ये बीच वाला जो है प्रिज्मेटिक है, जो डेवलपिंग नेशंस का जो है। लेकिन रिग्स ने अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया इस मॉडल पे। उन्होंने बोला कि कोई भी सोसाइटी जो है एक्सक्लूसिवली फ्यूज्ड नहीं हो सकती या एक्सक्लूसिवली डिफ्रैक्टेड नहीं हो सकती, हर एक सोसाइटी बीच में होती है इन दोनों के कहीं कहीं बीच में। तो उन्होंने बोला कि जनरली जो है सोसाइटी वो प्रिज्मेटिक होती है नेचर में, यानी कि उनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलते हैं, यानी फ्यूज्ड के भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे और डिफ्रैक्टेड के भी कैरेक्टरिस्टिक दोनों में देखने को मिलेंगे। अब इस फ्यूज प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड मॉडल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक स्केल ड्रॉ किया। अब स्केल क्या है कि ये फ्यूज्ड में ही उन्होंने एक स्केल बनाया, ठीक है, प्रिज्मेटिक में भी स्केल बनाया और डिफ्रैक्टेड में भी स्केल बनाया। अब इसमें उन्होंने दूसरे के कंट्रीज को शामिल किया। उन्होंने देखिए स्केल में एक पोजीशन रखा जिसको बोलते हैं एक्स, ठीक है। अभी देखिए एक्स यहाँ पे है, प्रिज्मेटिक में भी एक पोजीशन रखा एक्स और डिफ्रैक्टेड में भी एक पोजीशन रखा एक्स। ये एक्स क्या है, ये आइडियल सिचुएशन है, यानी कि क्या है, ये आइडियल सोसाइटी को दर्शा रहा है एक्स। अगर फ्यूज्ड के स्केल पे अगर यहाँ एक्स है तो ये एक्स क्या है, ये हाईली एकदम फ्यूज्ड कंडीशन है, यानी कि एकदम 100% फ्यूज्ड मान के चलिए यहाँ पे, यानी कि ये आइडियल सिचुएशन है। प्रिज्मेटिक में एक्स का पोजीशन सेंटर में है, यानी कि ये जो पोजीशन है ये फुल्ली ट्रांजिशनल होगा, एकदम 100% प्रिज्मेटिक है। और डिफ्रैक्टेड में जो ये फुल्ली एकदम से डेवलप्ड नेशन है यहाँ पे, वो 100% डेवलप्ड, ये आइडियल सिचुएशन एक्स दिखा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि ये आइडियल टाइप बताने के बाद उन्होंने कुछ कंट्रीज पे फोकस किया, यानी कि रियल सोसाइटीज पे फोकस किया और उन्होंने इस स्केल पे रखा, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए। अब सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल लिया एस से होता है ट्रेडिशनल सियाम। सियाम किसको बोलते हैं, जो पुराना थाईलैंड, 1939 के पहले थाईलैंड का नाम सियाम था। तो सियाम को इस स्केल पे रखा है, यानी कि ये फ्यूज्ड में देखिए, फ्यूज्ड में भी इसका हाईएस्ट नंबर है, यानी कि ये पूरी तरह से फ्यूज्ड नहीं है। सियाम क्या है, फ्यूज्ड के स्केल में भी अभी प्रिज्मेटिक की तरफ मूव कर रहा है, यानी प्रिज्मेटिक से थोड़ा सा नजदीक है। दूसरा उन्होंने रखा मॉडर्न थाईलैंड को। अब मॉडर्न थाईलैंड को उन्होंने टी से जिसको डिनोट किया है, मॉडर्न थाईलैंड को प्रिज्मेटिक पे रखा। लेकिन प्रिज्मेटिक में भी वो भी फुल्ली प्रिज्मेटिक नहीं है, वो क्या है, प्रिज्मेटिक अभी जस्ट शुरू हुआ है, सिमिलर टू फ्यूज्ड, मतलब कि फ्यूज्ड के नजदीक है, लेकिन प्रिज्मेटिक में क्या है, निचले पायदान पे, अभी फुल्ली प्रिज्मेटिक नहीं है। फिर उन्होंने फिलीपाइंस को रखा है, जिसको पी से उन्होंने डिनोट किया। पी से उन्होंने इसके स्केल पे रखा है, देखिए इसमें हाईएस्ट मार्क्स दिया है इसको, स्केल में टॉप पे है पी, यानी कि पी डिफ्रैक्टेड के नजदीक है। फिर जो फिलीपींस है वो डिफ्रैक्टेड के नजदीक है, लेकिन फुल्ली एक तरह से डिफ्रैक्टेड नहीं है, वो प्रिज्मेटिक में अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है। फिर ए से उन्होंने अमेरिका को डिनोट किया। अमेरिका को कहाँ रखा है, डिफ्रैक्टेड इन द सेंस कि फुल्ली डेवलप्ड कंट्री के बीच में इसको रखा है, लेकिन उसमें भी इस स्केल पे उन्होंने सबसे नीचे रहता है। अगर डिफ्रैक्टेड देखा जाए तो वो क्या था, एक्स था, लेकिन अमेरिका भी आइडियल डिफ्रैक्टेड नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे अपने मॉडल में फ्यूज प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड मॉडल में अपने स्केल बना के डिफरेंट कंट्रीज को उस स्केल पे प्लेस किया। चलते हैं आगे। अब आगे देखते हैं कि प्लेस करने के बाद उन्होंने जो डिफरेंट सोसाइटीज है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। सबसे पहले वो बताते हैं फ्यूज सोसाइटी के बारे में। फ्यूज सोसाइटी में बोलते हैं कि इट इज हाई ऑन पार्टिकुलरिज्म एंड एस्क्रिप्शन। पार्टिकुलरिज्म मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था। एस्क्रिप्टिव कहने का मतलब होता है कि जो आपके बर्थ से मिलता है, जैसे कि किनशिप से जो आपको मिलता है, वो सब क्या है, एस्क्रिप्टिव वैल्यूज है। जो बोला था ना, राजा का बेटा राजा, ठीक है। और पार्टिकुलरिस्टिक क्या है कि आप किसी को ट्रीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्क्रिप्टिव वैल्यू, यानी कि आप किंग को हायर प्लेस कर रहे हैं या पंडित की पूजा कर रहे हैं तो आप क्या है, पार्टिकुलरिस्टिक वैल्यू को आप तवज्जो दे रहे हैं, यानी कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ड है एस्क्रिप्टिव वैल्यू पे। तो ये चीजें आपको फ्यूज सोसाइटी में देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें यही बोलते हैं कि देयर इज डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन
प्रीमोडियल बेसिस। प्रीमोडियल बेसिस करने का मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, कास्ट, रेस, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे आपको फ्यूज सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण में है कि इंडिया में पहले क्या था, वेयर का प्रयोग किया गया है कि इंडिया में भी पहले कास्ट सिस्टम और लिनियज के बेसिस पे लोगों को ट्रीट किया जाता था, ठीक है। और ऑल्सो फंक्शनली डिफ्यूज। फंक्शनली डिफ्यूज का मतलब कि एक नंबर ऑफ फंक्शन कैरी आउट किया जाएगा सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा। अब खाप पंचायत है, अगर देखिए तो हरियाणा में, तो वो क्या है, एक तरह से मोरल पुलिसिंग भी कर रहा है, साथ साथ में लोग जजमेंट के लिए कोर्ट नहीं जाके उसी के पास जा रहे हैं, और वो क्या होगा गांव में क्या नहीं होगा वो सारे चीज देख रहा है। तो ये क्या है, फ्यूज सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। तो उन्होंने सारे कंट्री को इस स्केल पे रख के उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उनको बताया है। डिफ्रेक्टिव सोसाइटी के फिर उसने कैरेक्टरिस्टिक को बताया है कि इनको सबसे ज्यादा मार्क्स दिया है, इनमें यूनिवर्सलिज्म और अचीवमेंट ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। यूनिवर्सलिज्म का मैंने पहले ही बताया था कि ट्रीटमेंट गिवन ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस, बिना डिस्क्रिमिनेशन के आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं, ये चीजें आपको डिफ्रेक्टेड सोसाइटी में देखने को मिलेगी। यानी कि सबको समान रूप से ट्रीट करने को मिलेगा और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर एटसेट्रा। उसके बाद है कि इंडिविजुअल जो भी अपने सोसाइटी में खुद की पहचान बनाएंगे बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट, ना कि वो किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, वो उनके अचीवमेंट के बेसिस पे उनको सोसाइटी में आइडेंटिफाई किया जाता है और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। यानी फंक्शनल स्पेसिफिसिटी जो हो जाता है, कहने का मतलब हर एक फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट आपको इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में आता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में क्या है, ये इंटरमीडिएरी है फ्यूज और डिफ्रेक्टेड सोसाइटी, यानी उनके दोनों के बीच में कहीं है ये। अब इसमें क्या है, आपको सेलेक्टिविज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। सेलेक्टिविज्म क्या है, पार्टिकुलरिज्म और यूनिवर्सलिज्म के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिविज्म। पार्टिकुलरिज्म क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, आप किसी को तवज्जो दे रहे हैं स्क्रिप्टिव वैल्यू पे, वो पार्टिकुलरिज्म है। यूनिवर्सलिज्म क्या है कि सब इक्वल है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी कहीं कुछ चीज होता है जिसको सेलेक्टिविज्म कहते हैं, ठीक है। अब सेलेक्टिविज्म का आपको एग्जाम्पल देखिए तो इंडिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देखिए, सचिन पायलट को देखिए, इनमें क्या है, फैमिली प्लस अचीवमेंट दोनों है। यानी कि इनका खुद का अचीवमेंट है और साथ साथ ये किसी पर्टिकुलर फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। तो हुआ ना ये बीच का, यानी कि एक तो पूरी तरह से यूनिवर्सलिज्म नहीं हुआ यहाँ पे, ना है पूरी तरह से पर्टिकुलरिज्म हुआ। इनका कुछ अपना पर्सनल अचीवमेंट भी है और साथ साथ में फैमिली बैकिंग भी है। तो कास्ट, लिनिएज और ये किनशिप भी आपको देखने को मिलता है इन दोनों को केस में, ठीक है। तो ये चीजें आपको प्रिज्मेटिक सोसाइटी में देखने को मिलेगी। दूसरा प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक है पॉलीफंक्शनलिज्म, ठीक है। पॉलीफंक्शनलिज्म कहने का मतलब क्या है, एक तरह आपने देखा था कि फंक्शनल स्पेसिफिसिटी था, यानी कि स्पेशलाइजेशन था, एक काम को करने के लिए, डिफरेंट काम को करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन थे। और वहां क्या था, जो इनिशियल जो था फ्यूज सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा कि एक ही डिफरेंट फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए एक ही किंग था। लेकिन पॉलीफंक्शनलिज्म कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कहीं है, ठीक है। यानी कि दोनों की चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा फंक्शन भी कैरी आउट करेगा और बहुत सारे फंक्शन के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर डॉक्टरी चिकित्सा के लिए आपको आयुर्वेदा भी मिलेगा, यूनानी भी मिलेगा, ठीक है, उसके बाद होम्योपैथी भी मिलेगा और साथ साथ में वेस्टर्न जो सर्जरी वर्जरी है और मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी देखने को मिलेगी। आपको मदरसा भी देखने को मिलेगा और साथ साथ में एक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का ये कैरेक्टरिस्टिक है पॉलीफंक्शनलिज्म, यानी कि फंक्शनल स्पेसिफिसिटी भी है और साथ साथ में डिफ्यूजनेस भी है फंक्शनल का, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप भी देखने आगे क्या किया कि ये बहुत सारे सब सिस्टम पे इन्होंने टच किया, जैसे सोशल सिस्टम पे, कल्चरल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम पे, लेकिन इनका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या था कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है डेवलपिंग सोसाइटी में, यानी ट्रांजिशनल सोसाइटी के क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, डेवलपिंग सोसाइटी के क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसी को जानना इनका बेस था, ठीक है। तो फ्यूज और प्रैग्मेटिक मॉडल क्या था, एक टूल था जिससे कि ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सके, उसके फेनोमेना क्या है उसको ये समझ सके, इसीलिए इस टूल का इस्तेमाल किया था। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो डिफ्यूज्ड आपको पूरी तरह से डिफ्रैक्टेड मिलता है, उसका इसमें कोई काम नहीं है, वो जस्ट एज ए इन्होंने रेफरेंस के लिए लिया है। और फ्यूज सोसाइटी को, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी को रेफरेंस लिया है, केवल समझना इनको है प्रिज्मेटिक के बारे में, जो डेवलपिंग नेशंस है उनके बारे में, लेकिन उनको एज ए टूल इस्तेमाल करके इनको समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कौन, रिग्स। चलते हैं आगे देखते हैं कि ये आपको चार्ट दिया गया है, इसमें फ्यूज, प्रिज्मेटिक और डिफरेंट सोसाइटी का एक तरह से मतलब कि समराइज करके दिया गया है। फ्यूज सोसाइटी क्या होगा, आपको इंपीरियल चाइना,
सियाम, थाईलैंड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है फंक्शंस का, यहाँ सिंगल स्ट्रक्चर है डिफरेंट फंक्शंस के लिए। एग्रीकल्चर पे ये हैविली डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल नहीं है। अब ये क्या, ये 1958 की बात हो रही है ना, 57-58 की, तो इसलिए ये मत कंफ्यूज हो जाए कि चाइना में तो ये सब है ही नहीं, ये उस समय की बात है। यहाँ बार्टर सिस्टम आपको हाईली देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ सोसाइटी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगी, जैसे जाति प्रथा होगी, धर्म प्रथा होगी, और सब अपने जैसे कबीला टाइप होगा, सब अपने लिए काम करेंगे, ठीक है। सोसाइटी जो होगी वो स्टैटिक होगी, यहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगा बहुत सारे सोसाइटी के बीच में, सब अपना एलोन अलग अलग रहेंगे। जो भी पीपुल पावर में हो उनको एब्सोल्यूट पावर होगा, यानी कि पावर को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, ठीक है। जो है वो तानाशाह की तरह रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यहाँ बोला जाता है चेंबर, ठीक है। तो चेंबर जो बोला जाता है वो क्या है, फ्यूज सोसाइटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको चेंबर बनाया जाता है। प्रिज्मेटिक का जो उन्होंने चार्ट बनाया उसमें उन्होंने फिलीपींस और थाईलैंड को रखा गया है। इसमें क्या है, ये इंटरमीडिएट सोसाइटी है, इसमें एग्रीकल्चर भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। इसमें आपको बाजार कैंटीन मॉडल देखने को मिलेगा, मैं आगे दूसरे लेक्चर में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बाजार कैंटीन मॉडल क्या है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यहाँ साला मॉडल बोलते हैं। साला मॉडल याद रखिएगा, इसी पे आगे सारी कहानी है। तो साला मॉडल क्या है, एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिस, एक रूम या पेवेलियन या रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। अब साला मॉडल जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शन कर रहा है जो भी डेवलपिंग सोसाइटी में, उसके लिए इन्होंने जो मॉडल बनाया उसको बोला साला मॉडल। डिफ्रेक्टेड सोसाइटी में बोलते हैं, मॉडर्न अमेरिका एक डिफ्रेक्टेड सोसाइटी है। यहाँ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है किसी फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए, यानी कि हर एक स्ट्रक्चर के पास अपने अलग अलग फंक्शन है। मॉडर्नाइजेशन ज्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, मार्केट सोसाइटी है, ठीक है। मार्केट फोर्सेज किसी के दाम तय करते हैं और मार्केट के अनुसार सारे प्राइस फिक्स होते हैं, क्या प्रोड्यूस करना है नहीं करना है। गवर्नमेंट जो है लोगों के नीड्स के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए बिल्कुल पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। यह कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट सोसाइटी में, और सोसाइटी एक तरह से डायनेमिक है। यहाँ लोगों के बीच में कॉन्शियसनेस है, लेकिन कहने का मतलब ज्यादा वाद विवाद नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर व्यू पॉइंट लोगों का सेम है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ब्यूरो बोलते हैं और ऑफिस बोलते हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड आया है, ये जो वर्ड है इस्तेमाल तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है वो डिफ्रेक्टेड सिस्टम के लिए है। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए यानी डेवलपिंग नेशन के लिए जो वर्ड इन्होंने दिया था वो क्या था, साला। और साला क्रेसी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, चलते हैं आगे। अब साला क्रेसी क्या है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और स्ट्रक्चर है आपको प्रिज्मेटिक सोसाइटी में देखने को मिलेगा, उसको हम लोग साला बोलते हैं। साला में दोनों चीजें आती हैं, यानी कि आपके कैरेक्टरिस्टिक चैम्बर के भी, यानी कि आपके चैम्बर के भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे और इसमें ब्यूरो के भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, यानी कि फ्यूज्ड और डिफ्रेक्टेड दोनों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। और इसका कुछ पिक्यूलियर भी ट्रेट होगा अपना, जो कि इन्फ्लुएंस्ड होगा इसकी इकोलॉजी से, यानी कि जो एनवायरमेंट होगा इसको इम्पैक्ट करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल देखें कि अपने ब्यूरोक्रेसी में आपको क्या है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। SC ST OBC के लिए अलग भी देखने को मिलेगा, क्या कहते हैं, रिजर्वेशन। तो ये सब क्या है, ये तो हो सकता है कि अमेरिका में नहीं हो, लेकिन यहाँ पे है क्या, क्योंकि ये इस ब्यूरोक्रेसी की अपनी खूबी है, यानी कि उसका इकोलॉजी उसको प्रभावित कर रहा है, ठीक है, ताकि उसके कुछ यूनिक वहां पे आपको फीचर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी सालाक्रेसी है, यानी कि जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। पहला है हेट्रोजेनिटी, जो हम लोग बोलते हैं ना विविधता है, भारत में बहुत सारी विविधता है, तो विविधता वही है हेट्रोजेनिटी, यानी कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में डाइवर्स स्ट्रक्चर होंगे। डाइवर्स स्ट्रक्चर होने के साथ साथ डाइवर्स व्यू पॉइंट होंगे, ठीक है। उनके प्रैक्टिसेज भी अलग होंगे, अलग अलग सोसाइटी होगी, और साइड बाई साइड एक ही जगह के एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साइड बाई साइड आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ किसी भी डिसीजन पे पहुंचना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। मान लीजिए कि डेवलपमेंट के लिए कोई सरकार अगर डिसीजन ले रही है, सोशल चेंज के लिए डिसीजन ले रही है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कास्ट आ जाएगा, रीजनलिज्म आ जाएगा, ठीक है। तो मॉडर्न वैल्यू के साथ साथ ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो विविधता नाम इसीलिए है, कहने का मतलब कि आपको मॉडर्न वैल्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको सेक्युलरिज्म देखने को मिलेगा, लिबरलिज्म देखने को मिलेगा, इक्वालिटी देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें को एग्जिस्ट करेंगी, जैसे कास्ट भी आपको मिलेगा, रीजनलिज्म भी मिलेगा, ये सारी चीजें, रिलीजन भी मिलेगा आपको, ये सारी चीजें को एग्जिस्ट करेंगे, जो इसको और हेट्रोजेनियस बनाएंगे। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, सालाक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। सालाक्रेसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है डेवलपिंग नेशन का। किसमें हम बात कर रहे हैं, हम लोग फ्यूज, प्रेग्नेस्टिक और डिफ्रेक्टेड मॉडल में बात कर रहे हैं। फोकस कहाँ है, प्रिज्मेटिक पे, ठीक है। अब देखिए कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट फोर्सेज रिस्ट्रिक्ट द
प्लेस ऑफ रिफॉर्म एंड इवन द इनिशिएटिव। बहुत सारे फोर्सेज यहाँ पे होंगे, जैसे अलग रिलीजन होगा, अलग कास्ट होगा, अलग तरह के सोसाइटीज होंगी। वो क्या है, डेवलपमेंट जो रिफॉर्म्स हैं उसको बाधित करेंगी। अगर कोई बोलेगा कि ट्रिपल तलाक है तो कोई उधर से बोलेगा कि नहीं ये सही नहीं है। कोई अगर टेम्पल एंट्री की बात करेगा तो कुछ सेक्ट जो होंगे उसको भी रोकेंगे। यानी कि बहुत सारी चीजें होंगी जो एक दूसरे को ड्रामेटिकली अपोजिट फोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। कोई डेवलपमेंट की भी बात करेगा, कोई फिर से कास्ट रिलीजन और उसके भी बात करेगा। तो बहुत सारे फोर्सेज यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचने में बहुत मुश्किल प्रदान करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि जेंडर बजटिंग और जेंडर इक्वालिटी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, लेकिन साथ साथ पैट्रियार्कियल सिस्टम भी इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये को एग्जिस्टेंस रहेगा हर चीजों के। ठीक है, अब इस हेट्रोजिनिटी जो फीचर्स है इसको इन्फोर्स करेगा पोलीकम्युनलिज्म। पोलीकम्युनलिज्म क्या है कि डिफरेंट सेक्शनल ग्रुप हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे और वो सोसाइटी को क्या है खींचेंगे अपनी तरफ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। कोई ग्रुप बोलेगा कि मुझे जाट आरक्षण चाहिए, कोई बोलेगा मुझे गुजर के लिए आरक्षण चाहिए। तो क्या है कि डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको सेक्शनल ग्रुप्स देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं पोलीकम्युनलिज्म, जो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए सरकार को तरह तरह से बाधित करेंगे कि आप मेरे इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि अगर हायर क्लास का कोई इकोनॉमिकल पावरफुल होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट के लिए, जो इलीट है उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। आपको देखने को मिलेगा कि बैकवर्ड क्लास जो है वहां पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को मिलेगा। एक नेता नीचे से उठ जाएगा, वो क्या करेगा, वो वोट लेके उनकी आवाज को सामने लेके आएगा। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा हेट्रोजिनिटी में। ये बात हो रही है डेवलपिंग सोसाइटी की। उसमें क्या हो मिलेगा, आपको हमेशा रेवोल्यूशनरी एटमोस्फेयर देखने को मिलेगा कि अब हमेशा कुछ ना कुछ लेके लड़ाई चलती रहेगी। इंडिया का ही एग्जाम्पल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा, एक वोलेटाइल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि फ्रीक्वेंटली आपको कम्युनलिज्म, नक्सलिज्म, ठीक है, इंटरकास्ट ट्राइबलिटीज, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि हेट्रोजिनिटी को हवा दे रहा है पोलीकम्युनलिज्म। पोलीकम्युनलिज्म में बहुत सारे सेक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए सरकार को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये हेट्रोजिनिटी है। आप समझ गए ना कि एक ही साथ बहुत सारे साइड बाय साइड में बहुत सारे प्रैक्टिसेज, व्यू पॉइंट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर का होना, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजिनिटी। चलते हैं आगे। अगला है फीचर्स जो है ब्यूरोक्रेसी यानी सालाक्रेसी का, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म आप शब्द का इस्तेमाल करते होंगे किसी से कि अरे ज्यादा फॉर्मल मत हो। जैसे कोई हाथ मिलाता है अपने दोस्त में तो बोलते हैं ना ज्यादा फॉर्मल मत हो। तो ज्यादा फॉर्मल मतलब होने का क्या है कि एक्चुअल कुछ डिफरेंट है लेकिन तुम शो कर रहे हो कुछ डिफरेंट, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए काम कर रहे हो, तो वही होता है फॉर्मलिज्म। अब बोलते हैं कि रिक्स बोलते हैं कि फॉर्मलिज्म जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलपिंग नेशन का है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का। ठीक है, तो ये डिफाइन करते हैं कि फॉर्मलिज्म इज द एक्सटेंट टू विच डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट, यानी कि ये कमियां एग्जिस्ट करती हैं। क्या क्या है डिस्क्रिपेंसी, नॉर्म्स और प्रैक्टिस, यानी कि जो नॉर्म्स हैं कि ऐसे काम होना चाहिए लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस है, उन दोनों के बीच में आपको डिस्क्रिपेंसी मिलेगी। इसको हम लोग फॉर्मलिज्म बोलते हैं। बिटवीन प्रेस्क्रिप्शन एंड रियलिटी, बिटवीन फॉर्मल एंड इफेक्टिव पावर, जो पावर अगर किसी सरकार को दिया गया है उसमें पावर में और एक्चुअल उसका जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है पावर का, उसमें ये सब चीजें देखने को मिलेगी। बिटवीन नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस में, अब नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस में आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगा अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करेगा वो क्या होगा, जो भी पार्टी से, उस पार्टी से जो भी एमएलए जीत के आएंगे वही चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है, एक्चुअल में उस पार्टी के कुछ टॉप लीडर हैं मिलकर सेलेक्ट करते हैं कि यही हमारा चीफ मिनिस्टर होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा। तो फॉर्मलिज्म ज्यादा कब होगा, जब आपको ये सारी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलेंगी। नॉर्म्स कुछ अलग है लेकिन प्रैक्टिस में कुछ अलग है। बिटवीन द वैल्यूज एंड फैक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीजों में अंतर देखने को मिलेगा। बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिटीज, ठीक है। अब इस सारे वर्ड्स को मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जो गवर्नमेंट और सोसाइटीज के जो रियलिटीज है उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब जैसे कि नियम तो ये है कि कोई सुपरस्टार भी अगर ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करे तो वहां पुलिस रोक के उससे फाइन ले, लेकिन फॉर्मलिज्म में आपको ये सारी चीज देखने को नहीं मिलेगी। एक्चुअल प्रैक्टिस यही होगा कि वो पुलिस वाला उसको छोड़ देगा। तो ये क्या है, यहाँ एक तरह का फॉर्मलिज्म क्या है, एक तरह का सिचुएशन है कि जहां लॉ से समथिंग, लॉ कुछ और बोल रहा है लेकिन वेयरएज प्रैक्टिस इज डिफरेंट, यही है फॉर्मलिज्म। जो एक्चुअल में जो लिखा हुआ है वो अलग है लेकिन जो हम लोग प्रैक्टिस कैरी आउट कर रहे हो वो अलग है। अगर कहीं किसी सोसाइटी में फॉर्मलिज्म बढ़ रहा है,
इसका मतलब ये है कि देयर इज ए गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि जो लिखा हुआ है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि फॉर्मलिज्म बढ़ रहा है। तो अगर फॉर्मलिज्म बढ़े तो समझिए कि जो लिखा हुआ है वो सही से नहीं हो रहा है। अगर फॉर्मलिज्म बढ़े तो ये चीजें आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगी। सबसे पहला, सुपरफ्लुअस एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट, एनर्जी। ठीक है, सुपरफ्लुअस कहने का मतलब क्या है? एक्चुअल वो एक्सपेंडिचर उस काम के लिए खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि इतना खर्च हो गया गंगा की सफाई पे। ठीक है, उसके बाद हाई लेवल ऑफ सिंबलिज्म एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, सिंबलिज्म क्या है कि कुछ कुछ सिंबॉलिक काम करते हैं पार्टियां। ठीक है, तो वो सिंबॉलिक काम आपको देखने को मिलेगा। ठीक, जो सुबह उठ के अगर ट्विटर पे कोई ट्वीट करता है, ठीक है, तो ये सब क्या है? सिंबलिज्म है। अब अम्बेडकर को कितना रेस्पेक्ट कर रहा है उसके जन्मदिन पे वो जरूरी नहीं है, लेकिन सिंबलिज्म आपको देखने को मिलेगा। एक्सेसिव फॉर्मलिज्म से ये सब चीजें होंगी। रूल्स रेगुलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन पे फोकस करते हैं, ज्यादा प्रोसीजर पे फोकस करते हैं, तो इससे क्या होगा? गोल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि एक्चुअल जो आपने एम किया होगा सोसाइटी को डेवलप बनाने का, वो डेवलप नहीं होगा। आपका फोकस क्या हो जाएगा कि वही रेगुलेशन को कैसे अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, रजिस्टर में कैसे एंट्री किया जाए। तो ये सारी चीजें होंगी अगर ज्यादा से ज्यादा फॉर्मलिज्म होगा। तो देखते हैं आगे भी इसमें फॉर्मलिज्म में। अब फॉर्मलिज्म क्यों होता है? ठीक है, अगर फॉर्मलिज्म कहीं सोसाइटी में देखने को मिलेगा तो इन सब कारण से हो सकता है। पहला कि पॉलिटिकल विल भी नहीं है, यानी गवर्नमेंट डिसाइड तो करता है कि हम लोग ये काम करेंगे, लेकिन उसको कभी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पहला कारण है एक्सेसिव फॉर्मलिज्म का। दूसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलिज्म, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडियोलॉजी, प्रेशर ग्रुप। अब पॉपुलिज्म क्या है कि सरकार जो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कुछ खर्च करती है। अगर किसानों की कर्ज माफी कर रहे हैं तो ये क्या है? पॉपुलिज्म है। ठीक है, तो अगर इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलिज्म, ये सब आपको देखने को मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। इन सब चीजों के चलते क्या होगा? फॉर्मलिज्म होगा। पहला। दूसरा है पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडियोलॉजी। अब किसी खास आइडियोलॉजी के अगर लोग रहेंगे, ठीक है, और किसी खास आइडियोलॉजी के प्रेशर ग्रुप में रहेंगे, तो उससे भी क्या होगा? आपको फॉर्मलिज्म देखने को मिलेगा। अब फॉर्मलिज्म एंडोजेनस और एक्सोजेनस दोनों फोर्सेज से हो सकती हैं। एंडोजेनस फोर्सेज क्या है? प्रेशर ग्रुप्स हो गया, ठीक है, कोएलिशन पार्टीज हो गया। अब कोएलिशन पार्टीज हैं तो इससे क्या होगा? फॉर्मलिज्म बढ़ेगा, सुपरफ्लुअस एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें होंगी। तो ये क्या है? ये कोएलिशन पार्टीज के चलते ये सब होगा। मीडिया भी एक तरह से रोल प्ले कर सकती है फॉर्मलिज्म को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें रोल प्ले कर सकती है, इसको बढ़ाने में भी और फॉर्मलिज्म को और घटाने में भी। ये सारे फोर्सेज हैं। अगर ये किस डायरेक्शन में लगते हैं डिपेंड उस पर करता है। सिटीजन्स हैं, लॉबीज हैं, ये सारे क्या करते हैं? ये फॉर्मलिज्म को बढ़ाती हैं। ये इंडोजेनस फंक्शन। इंडोजेनस कहने का मतलब विद इन सेम कंट्री ये चीजें रहेंगी, सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में रहेगी। एक्सोजेनस क्या है? जैसे इंटरनेशनल मीडिया है, ग्लोबल कम्युनिटी है, जो ट्रेड पैटर्न्स हैं, ठीक है, एमएनसीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, कन्वेंशन, ट्रीटी जो आपने साइन की है, ये क्या है? एक्सोजेनस फोर्सेज हैं। ये भी डिपेंड करता है, इससे भी आपकी फॉर्मलिज्म को खत्म किया जा सकता है या ये फॉर्मलिज्म को बढ़ावा दे सकती है अगर दूसरे चीजों में एक्ट करेंगे तो अगर जो एक्सोजेनस फोर्सेज है वो एक्ट करेंगी, ठीक है, अगर वहां से वो ज्यादा एक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि फॉर्मलिज्म बढ़ेगा। इन सेंस कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव में अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव लाना है, ठीक है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना है, तो वो क्या है? इंडोजेनस होना चाहिए। अगर बाहर के थ्योरी प्रैक्टिसेज वगैरह को आप इम्प्लीमेंट करके सोचो कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफिशिएंट बनाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। तो यही है कि ये एक्सोजेनस चेंजेस करेंगे आप, ठीक है, बाहर से जो फोर्सेज हैं इनमें अगर चेंज लाएंगे तो इसमें संभव नहीं है फॉर्मलिज्म को खत्म करना। फॉर्मलिज्म कभी खत्म होगा जब इंडो चेंज होंगे, यानी कि इन सब के थ्रू अगर चेंज लाया जाएगा पॉजिटिव वे में तो हो सकता है कि फॉर्मलिज्म खत्म हो पाए। आगे है कि फॉर्मलिज्म से क्या होगा? लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, यानी कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी एक कारण है फॉर्मलिज्म का। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटी में देखा गया है कि वहां पे जो कॉलोनियल लीगेसी चलती आ रही है, यानी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहां पे है, ठीक है, लेकिन मॉडर्न आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हो सकता है कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कारगर ना हो। इसलिए क्या है कि जब आपको किसी भी देश का डेवलपमेंट करना होगा तो उससे पहले क्या है? आपको न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने होंगे, यानी कि आपको इंडोजेनस चेंजेस करने होंगे, एक्सोजेनस चेंजेस नहीं करना होगा। विथ रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट आप करें, ट्रेनिंग करें, सिलेक्शन प्रोसीजर करें, ठीक है, पर्सनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, ये सारी चेंज आपको इंडोजेनिक चेंज लानी होगी, तभी आपका फॉर्मलिज्म खत्म होगा। जैसे उदाहरण दिया गया है कि अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू बढ़ाई जाए तो फॉर्मलिज्म खत्म हो सकता है।
ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है, यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी होगी तो फॉर्मलिज्म जो है वो खत्म हो गया होगा। ठीक है, एक तरह से ज्यादा अगर सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरेक्शन होगा तो इससे क्या होगा, फॉर्मलिज्म खत्म होगा। और इससे और भी क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट आपका अकाउंटेबल रहेगी, ब्यूरोक्रेसी को आप अकाउंटेबल बना सकते हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है आपका प्रिज्मेटिक सोसाइटी का। ओवरलैपिंग क्या है, रिस्क डिफाइन करते हैं कि ओवरलैपिंग रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच फॉर्मली डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेक्टेड सोसाइटी कोएग्जिस्ट विद अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूज सोसाइटी। यानी कि यहाँ दो चीजों पे फोकस की गई है। पहला आप देखिए, फॉर्मली डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेक्टेड सोसाइटी, यानी डिफरेक्टेड सोसाइटी में आपको डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वही साथ साथ आपको अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे फ्यूज सोसाइटी में। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर जो है एक साथ आपको मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। यानी कि ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखते हैं कैसे, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ बाजार कैंटीन। अब बाजार कैंटीन मॉडल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाजार डिनोट करता है कि फ्यूज सोसाइटी में जो मार्केट है उसको बाजार डिनोट किया जाता है, जो डिफ्रेक्टेड में है उसमें आपको कैंटीन डिनोट किया जाता है। तो एग्जिस्टेंस होगा इन दोनों चीजों का, इसीलिए इसको बोला गया है ओवरलैपिंग। जैसे यहाँ पोलिनॉर्मेटिज्म देखने को मिलेगा, आपको निपोटिज्म मिलेगा, फेवरेटिज्म मिलेगा, करप्शन, ऑथोरिटी, कंट्रोल, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग यानी कि दो स्ट्रक्चर्स का एक ही साथ आपको मिलना एक ही जगह पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें आपको ये सारी चीजें हैं वो आप देखने को मिलती हैं। ये फीचर्स हैं एक तरह से ओवरलैपिंग का। जैसे आपको नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ आपको देखने को मिलता है, अपॉइंटमेंट में या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि कीथ एंड कीन जो होता है, रिलेटिव होता है, वो क्या है, ऑफिशियल्स के जो उनको मिलता है ऑथोरिटी और पोजीशन, उसको एंजॉय करते हैं। जैसे सीएम का लड़का हो गया या डीएम का लड़का हो गया, ये क्या है, एक तरह से नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म देखने को मिलेगा। कहीं अगर बहाली होगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहां के लोग जो एक तरह से फेवरेटिज्म, सेम कास्ट के लोगों को या सेम रिलीजन के लोगों को हो सकता है कि ज्यादा उनको तवज्जो दी जाए या भर्ती में या कुछ चीजों में। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है, ये फेवरेटिज्म। अब देखने को मिलता है यहाँ कि साला मॉडल में फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और प्रोसीजर होते हैं। वो क्या बात करते हैं, न्यूट्रलिटी की, इम्पर्सनैलिटी की, इफिशियंसी की। लेकिन साथ साथ रियलिटी ये नहीं है, आपको नेपोटिज्म भी इसके साथ साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो पब्लिक ऑफिशियल्स है वो साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा कि अपने पावर के लिए, पर्सनल पावर के लिए, वेल्थ के लिए काम करेगा रेदर देन वेलफेयर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये दोनों चीजें आपको देखने को मिल रही हैं कि एक तरह आपका न्यूट्रलिटी, इम्पर्सनलिटी और इफिशियंसी भी है, लेकिन आपको साथ साथ में पर्सनल पावर और वेल्थ के लिए लड़ाई भी देखने को मिलेगी। जैसे कि एक क्लीशे एक वर्ड इसमें इस्तेमाल किया जाए कि शो मी द मैन, आई विल शो यू द लॉ और प्राइस। यानी कि आदमी के अनुसार जो है सामानों के दाम बदलेंगे या उनके अनुसार जो लॉ है वो चेंज होगा। यहाँ पे मिडिल मैन का जो रोल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्रोकर्स, लॉबिस्ट, रेंट सीकर, फ्री राइडर्स, इनका रोल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ पोलीनॉर्मेटिज्म भी आप नॉर्मेटिविज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि किसी भी कल्चर में, किसी भी सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि बहुत सारे लोग हैं, विविधता है, तो अलग अलग नॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ही मुश्किल की परिस्थिति हो जाएगी कि हम कैसे डिसीजन लें। ठीक है, आपको पॉलिटिसाइजेशन देखने को मिलेगा, किसी भी ब्यूरोक्रेसी में आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, रीजनल इंटरफेरेंस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स तो मेरिट पे सिलेक्ट होंगे, बट प्रमोशन, ट्रांसफर और उनका तो बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पैट्रोनेज पे होगा। तो इसीलिए पॉलिटिसाइजेशन मिलेगा ब्यूरोक्रेसी का। तो ये दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे सिलेक्शन तो उनका हुआ एजुकेशन और मेरिट के बेसिस पे, लेकिन उनका ट्रांसफर वगैरह होगा वो किसके बेसिस पे होगा, वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज के बेसिस पे होगा। तो वो करप्ट होते जाएंगे। तो ये जो क्या है, ये सारी ओवरलैपिंग है। चलते हैं आगे है ऑथोरिटी एंड कंट्रोल। देखने को मिलेगा इस तरह की सोसाइटी में, प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, कि ऑथोरिटी तो आपके पास बहुत चीज है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कंट्रोल है आप वैसा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे रिक्स बोलते हैं कि कोई भी सोसाइटी जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होगा वहां ऑथोरिटी जो होगा एकदम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर दिखने में, एक्चुअल स्ट्रक्चर में आपको ऑथोरिटी जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा, बट कंट्रोल जो है वो हाईली लोकलाइज्ड होगा। ठीक है, डिस्पर्स्ड होगा। वहां बहुत सारे लोग कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे, जैसे लोकल गुंडा हुआ, माफिया हुआ, ठीक है, लोकल पॉलिटिशियंस हुआ। ये सब क्या करेंगे, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है कि जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो लाइक करता है चीफ एग्जीक्यूटिव में, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास
एक्चुअल ऑथोरिटी है, लेकिन वो पावर एक्सरसाइज उस ऑथोरिटी के अनुसार नहीं करेगा, वो पावर एक्सरसाइज करेगा बाहर के एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस पे, ठीक है। जैसे कि कोई भी लोकल माफिया हो गया, या डिफरेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, या डिफरेंट जो पब्लिक हो गए, ठीक है, उनके जो विम्स फैंसीज या आशाएं पक्षाएं हैं, इन सब के आधार पे ये आपको देखने को मिलेगा इसका एक्सरसाइज ऑथोरिटी का। यानी कि ऑथोरिटी तो इसके पास सेंट्रलाइज्ड होगा, लेकिन ये कंट्रोल वैसा नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये फीचर्स हैं आपको। किसके फीचर्स हैं? ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जिसको हम लोग सालाक्रेसी बोलते हैं, उसके फीचर्स बोलते हैं, उसके फीचर्स ये हैं। चलते हैं आगे देखते हैं कि डायलेमा ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट को एक तरह से डायलेमा बोलते हैं, ठीक है। डायलेमा इन द सेंस कि यहाँ रिक्स बोलते हैं कि जो डेवलपिंग सोसाइटी में है वो उसमें डेवलपमेंट को लेकर काफी डायलेमा है। ये बोलते हैं कि जो भी डेवलपिंग सोसाइटीज है वहाँ सिमिलर टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडीकैप्स हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम लगभग सबके सिमिलर हैं। तो यहाँ जो स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो किसके चलते हैं? यही एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडीकैप्स के चलते वहाँ पे डेवलपमेंट काफी कम हो रहा है इन सब सोसाइटीज में। ये बोलते हैं आगे कि डेवलपमेंट जो है वो एक तरह का डाइवर्स गोल है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए, ठीक है, और उसके साथ हाई मोरल और एथिकल फाइबर भी चाहिए, ताकि आप डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। रिक्स डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? वो बोलते हैं कि राइजिंग लेवल ऑफ ऑटोनॉमी और डिस्क्रिशन, यानी कि अगर आप डेवलप कब है? जब आपके पास ऑटोनॉमी ज्यादा हो या आपके पास डिस्क्रिशन ज्यादा हो, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड चॉइसेस, जहां ज्यादा अल्टरनेटिव्स और चॉइस आपके पास अवेलेबल हो, जहां आपको फ्रीडम हो टू एक्सरसाइज दीज चॉइसेस, आपको बोला जाएगा कि ये सोसाइटी डेवलप है। तो ये पहला एक एक्सपेक्ट हो गया। वो बोलते हैं कि डेवलपमेंट हैज मल्टीपल गोल्स, यानी डेवलपमेंट के बहुत सारे गोल हैं, जैसे इकोनॉमिक गोल है, सोशल गोल है, पॉलिटिकल कल्चरल गोल है, ठीक है। लेटर अराउंड 1980 वो अपने डेवलपमेंट की इस डिफिनेशन को, जो कि चॉइस पे बेस्ड था, उसको उसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं। वहां ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट क्या है कि द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन सोसाइटी बिकेम लेस डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल कांस्टेंट एंड मोर एबल टू शेप देयर ओन डेस्टिनी, ठीक है। यहाँ बोलते हैं कि डेवलपमेंट वो है जहाँ की जो सोसाइटी जो है, ह्यूमन सोसाइटी, ये अपने इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट से इन्फ्लुएंस ना हो, यानी कि इन्वायरमेंट बाधित ना करे और अपने डेस्टिनी को वो अचीव कर पाए, उसको ये लोग बोलते हैं, वो डिफिनेशन का नया परिभाषा देते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि जो भी डेवलपिंग सोसाइटी है उसको डायलेमा है। किसके बीच में डायलेमा है? तो दो चीजें हैं, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। वर्ड कंफ्यूजिंग लग रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि वी शुड डेवलप द सोसाइटी फर्स्ट और डेवलप द एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट, यानी कि हम सोसाइटी को डेवलप करें या एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करें, इन दोनों के बीच में डायलेमा है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सोसाइटी उस अकॉर्डिंग है ही नहीं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसा नहीं है कि जो सोसाइटी के अनुसार काम कर सके। तो ये दोनों में से किसको चेंज किया जाए? पहले सोसाइटी को चेंज किया जाए या पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को चेंज किया जाए? तो ये बहुत बड़ा डायलेमा है। तो इसको रिस्क देते हैं, इसका नाम चिकन एग टाइपोलॉजी। चिकन एग टाइपोलॉजी क्या है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? तो वैसा ही कंसेप्ट है यहाँ पे, उसी को बोलते हैं डायलेमा ऑफ डेवलपमेंट। आगे है कि रिक्स बताते हैं कि देयर आर टू मोड ऑफ डेवलपमेंट, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट के दो मोड हो सकते हैं। पहला वो एक्सोजेनिक हो सकता है। एक्सोजेनिक कहने का मतलब कि जो भी टूल्स और टेक्निक्स, मैनेजरियल टेक्निक्स है या एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है, वो हम लोग कहाँ से लाएं? वेस्टर्न कंट्री से लाएं, ठीक है। यानी कि वेस्टर्न कंट्री में जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, जिस आइडिया को अपना के या जिस टेक्निक्स को अपना के, वही आइडिया और टेक्निक हम लोग भी अपनाएं, उसको हम लोग बोलते हैं पहला एक्सोजेनिक, ठीक है। यानी डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक्सोजेनिक में ये हो सकता है कि बाहर से हम लोग कोई भी आइडिया और कंसेप्ट लेके आए, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्नो मैनेजरियल और टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। इसका बहुत सारा अलग से नाम भी है, जैसे एथनोसेंट्रिक, एरोप्लेन अप्रोच टू डेवलपमेंट, ये इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एक्सोजेनिक को, ठीक है। यानी कि बाहर के आइडियाज, टूल और टेक्निक लाके हम लोग डेवलप करें। दूसरा रिक्स बताते हैं कि एंडोजेनिक टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इंटरनली आपको खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप करना होगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिफॉर्म्स होगा वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाएगा? पॉपुलर डिमांड के द्वारा है।
यानी इंडोजेनिक अगर फोर्सेज काम करेंगे उसमें क्या होगा, पॉपुलर डिमांड यानी डिमांड फ्रॉम पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा जो चेंज लाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं इंडोजेनिक चेंज, ठीक है। और वो रिग्स बोलते हैं कि अगर इंडोजेनिक चेंज होगा वही लाइकली टू सक्सीड, इसी से सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप एक्सोजेनिक चेंजेस लाओगे, एक्सोजेनिक फैक्टर्स अगर अपना काम करेगी तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में जो रेजिस्टेंस होगा, यानी बाहर के टूल्स एंड टेक्निक्स वगैरह लगाओगे तो सोसाइटी उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएगी, उसको एक तरह से बहिष्कार करेगी। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे आप देखिए कि शुरू में जो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर्स प्लान बना रहा था तो शुरू में वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, लेकिन प्लानिंग कमीशन के कुछ प्लान को ट्रांसफर कर दिया गया ग्राम सभा को, ठीक है। तो ग्राम सभा को काम ट्रांसफर कर दिया गया तो गांव अपने लेवल पर प्लानिंग करता है, तो क्या है, इससे एक तरह से सक्सेस मिला, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी आपको सक्सेस मिला। तो इसीलिए सेम मैनर में आप जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल और टेक्निक्स को डेवलप कंट्रीज के द्वारा लगाओगे, जो फॉरेनर्स ने जिस प्लान को डेवलप किया या जिस टेक्निक्स को डेवलप किया उसको अपने यहाँ इम्पोज करोगे तो हो सकता है कि वो सक्सेसफुल ना हो। इसलिए क्या जरूरत क्या है कि इंडोजेनिक फोर्सेज काम करें, खुद से पॉपुलर डिमांड हो, लोगों का जो डिमांड हो, जो लोगों का पब्लिक ओपिनियन हो, अगर उसके थ्रू काम करेंगे, अगर इंडोजेनिक फोर्सेज काम करेगी तो सक्सेस मिलना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। फिर ये आगे बोलते हैं कि इंडोजेनिक फैक्टर जो है वो डेवलपमेंट को स्पीड अप कर देगा, जो अंदर के फैक्टर्स हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव चेंज लाएगा सोसाइटी में, डेवलपमेंट पॉजिटिवली होगा। अगर एक्सोजेनिक फोर्सेज को आप लगाओगे तो अगर एक्सोजेनिक फोर्सेस के थ्रू आप काम करोगे तो डेवलपमेंट तो होगा लेकिन उसका जो स्पीड होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। और उसमें लॉट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेंगे। लॉट ऑफ रेजिस्टेंस किसके मिलेंगे, जो गांव के लोग हैं या जो सोसाइटी है उससे आपको ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा विद इन द कम्युनिटी, ठीक है। और इससे क्या होगा, अंडर डेवलपमेंट हो सकता है। इसीलिए जो एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेज है इन्हीं फोर्स को काम देना चाहिए, इन्हीं फोर्स पे फोकस करना चाहिए। अगर इनके फोर्स के चलते कोई चेंज आ रहा है, रिफॉर्म आ रहा है तो वो श्योरली डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर एक्सोजेनिक फोर्सेज काम करेंगी, बाहर की फोर्सेज काम करेगी तो ज्यादा प्रिज्मेटिक फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। डेवलपिंग सोसाइटी का फीचर्स था ना प्रिज्मेटिक, लेकिन अगर एंडोजेनिक फोर्सेज काम करेंगी यानी कि खुद के अंदर के विद इन द सोसाइटी से अगर चेंज आता है तो वो क्या होगा, ज्यादा डिफ्रैक्टेड होगा, ज्यादा डिफ्रैक्टेड फीचर्स आपको मिलेगा। डिफ्रैक्टेड किसका था, जो डेवलपिंग नेशन का जो फीचर्स है वो आपको देखने को मिलेगा अगर इंडोजेनिक फोर्सेज काम करेंगे। तो इसके यहीं पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, और क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाजार कैंटीन मॉडल्स देखेंगे और रिस्क का जो डेवलपमेंट पे रिस्क का क्या बोलना है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद रिस्क का क्रिटिसिज्म देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर स्लो लगता है तो 2x पे देख सकते हैं। धन्यवाद।